हमारा बेटा जो कोर्स है दैट इज़ रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ दैट इज़ रिलेटेड टू रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन बेसिकली in this course we will try to find out what is research or what are the methods of different methods of research as well as what is education research and what is research problem and how do we identify that research problem and how do we develop the research tool and how do we collect data and what are the issues that we face in collection of data, analysis of data and identification of the problems. तो इसी तरह से इसके रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको हम ट्राई करेंगे कि साथ में इस वर्कशॉप में कंसीडर करें और स्टडी करें, ठीक है। मेरे जो नोट्स हैं उनको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप में। मेरी जो स्लाइड्स हैं अभी सिस्टम के ऊपर आपको शो हो रही हैं। सेम स्लाइड्स जो है ना मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ ताकि आपको इसमें कोई इशू ना हो। मेरी व्हाट्सएप की जो स्लाइड्स हैं आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में, जो भी सिस्टम आपके पास है आप उसको मैंने ग्रुप में शेयर कर दी हैं। इट विल टेक सम टाइम टू बी अपलोडेड, जस्ट अ फ्यू सेकंड्स एंड देन यू कैन डाउनलोड इट। ठीक है, अभी ये अपलोड हो गई है, वहाँ से आप बेटा डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और जो सबसे पहले बेटा इसका इंट्रोडक्शन है टू द रिसर्च। एज ऑन द स्क्रीन वी कैन सी द सीक्रेट ऑफ आवर cultural development has been research pushing back the areas of ignorance by discovering new truths, which in turn lead to the better ways of doing things and better products. Basically, बेटा ये research है that is transforming the culture, that is bringing up new ideas, innovations, and all kind of inventions with the help of research. तो जो रिसर्च है इट्स गोइंग ऑन फिनोमिना that is never stopped एंड आजकल जो 21st सेंचुरी है जिसमें नॉलेज एक्सप्लोजन है दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ रिसर्च। और इसमें हर फील्ड में यू कैन सी बहुत ज़्यादा नॉलेज एक्सप्लोजन हो गया, इवन स्पेशलाइजेशंस हो गई हैं, उसकी ब्रांचेस बन गई हैं, फर्दर डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन के फर्दर आगे उसके ब्रांचेस बन गई हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। वो जो एरियाज किसी वक्त जो नैरो सफ़र किए जाते थे अब वो ब्रॉडर हो चुके हैं और इस एक फील्ड जो है ना वो बन चुके हैं, ठीक है। Here we can see likewise the human work at two levels. इसमें हमारी जो कंट्रीब्यूशन है वो दो तरह से है। एट द प्राइमरी लेवल इट फंक्शन एज द बेसिस फॉर यूजफुल ह्यूमन एक्टिविटीज एज व्हेन अ टीचर सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स फॉर द स्टूडेंट्स और व्हेन अ डॉक्टर यूजेस हिज नॉलेज टू क्योर डिजीज। इट मीन्स कि जो हमारे पास ऑलरेडी जो नॉलेज है हमारे पास वो या ट्रूथ है, इसमें जो पहले स्टेटमेंट देयर इज नो अल्टरनेटिव टू ट्रूथ एंड देयरफॉर टू रिसर्च। तो जैसे हम ट्रूथ को इनकार नहीं कर सकते, वी कैन नेवर डिनाई ट्रूथ, सिमिलरली वी कैन नेवर डिनाई द वैल्यू ऑफ रिसर्च। टू रिसर्च इज़ टू गेट नियरर टू द ट्रूथ। इट मीन्स कि जब हम सर्च करते हैं हम ट्रूथ के पास ज़्यादा करीब चले जाते हैं, वी कम क्लोज टू द ट्रूथ एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट द ट्रूथ विद द हेल्प ऑफ रिसर्च। अभी जो हम बात कर रहे हैं कि प्राइमरी लेवल पे ये है कि जो नॉलेज पहले से डेवलप हो चुका है, एक्सप्लोर हो चुका है, जो आइडियाज़ पहले से सामने आ चुके हैं, जो थ्योरीज कंसेप्ट पहले से हमारे पास आ गए हैं, तो बहुत जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल है दे आर द प्रैक्टिशनर्स। हम क्या करते हैं कि जो इंजीनियर्स हैं आप में से बहुत सारे और जो लोग प्रैक्टिशनर्स हैं, डॉक्टर्स हैं या हम जैसे जो टीचर्स हैं, ऐसे बहुत सारे जो फील्ड्स में साइकोलॉजी में साइकोलॉजिस्ट हैं और मुख्तलिफ जो फील्ड्स हैं उसमें जो प्रैक्टिशनर्स हैं जो बेसिकली जो पहले से डेवलप नॉलेज है उसको यूज़ करके अपने जो भी फैसले करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं और अपनी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उन्हें परफॉर्म करते हैं अपने फील्ड से या प्रोफेशन से रिलेटेड। और दूसरे लेवल पे हैं एट द सेकेंडरी लेवल नॉलेज इज एम्प्लॉय टू obtain इंक्रीमेंट इन द एग्जिस्टिंग नॉलेज। और दूसरा ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जो एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज है उसमें वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, नए थ्योरीज फॉर्मुलेट कर रहे हैं, नए मॉडल फॉर्मुलेट कर रहे हैं, नए कंसेप्ट फॉर्मुलेट कर रहे हैं, नए फार्मूला फॉर्मुलेट कर रहे हैं या नए जो हॉरिजन्स हैं नॉलेज के उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो दो तरह से ह्यूमन जो है वो नॉलेज से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, बाय यूजिंग द ऑलरेडी डेवलप्ड नॉलेज एंड बाय डेवलपिंग द न्यू नॉलेज। The activity that produces this knowledge or new knowledge is known as research. तो बेसिकली जब हम बात करते हैं कि हाउ नॉलेज इज़ बॉर्न और हाउ नॉलेज इज़ प्रोड्यूस, दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ रिसर्च, ठीक है। और आर रिसर्च इज एन एडवांस ऑन एग्जिस्टिंग फ्रंटियर्स ऑफ नॉलेज
और डेफिनेटली जो आपकी जितना भी नॉलेज का फ्रंटियर है एग्जिस्टिंग, उसमें सच की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है उसको आगे लेके जाने में. इट टेक्स अस बियॉन्ड द फ्रंटियर्स ऑफ प्रेजेंट नॉलेज, बोथ आर ब्रेकिंग फ्रेश ग्राउंड्स एंड इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड प्रॉपर फंक्शन ऑफ द रिसर्च. तो डेफिनेटली आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज है और अपकमिंग नॉलेज है, ये दोनों जो हैं मिलके आगे हमें लेके जा रहे हैं. However, the search adds to existing knowledge in an ordinary way. The orderliness is to be uh, particularly emphasized. तो आपका जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, सर्च डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ ऐड कर रही होती है. जब एक रिसर्चर सर्च करता है और जो वो जिस मेथड से और जिस टूल से भी उसको कर रहा होता है, उसके बाद फाइनली वो जो भी उसकी डिस्कशंस होती हैं, जो भी कंक्लूजन्स होते हैं, वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसमें एग्जिस्टिंग नॉलेज में ऐड अप कर रहा होता है. Mere aimless or confused grouping of for new knowledge doesn't stand for search. तो ऐसा नहीं है कि सच हमारी ख्वाहिश है. सच इज़ नॉट योर विश, सच इज़ नॉट योर सम काइंड ऑफ वांट, और सच इज़ नॉट व्हाट यू थिंक ऑलवेज. तो ये नहीं है कि जो जो सोचता है वो सच बन जाता है, ऐसा नहीं होता. रिसर्च को एक पर्पसफुल एक्टिविटी है कि हम देखेंगे रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और इसका स्कोप क्या है और इसके मेथड्स कौन से हैं. जब इनको एक्सप्लोर करेंगे देन वी कम टू नो कि रिसर्च जो है. और ख़ासतौर में एक चीज़ मैं यहाँ पे आपसे ज़रूर कहूँगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू हैविंग देयर प्रीवियस बैकग्राउंड इन साइंसिस, तो और आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, तो उसमें मैं क्योंकि सब स्टूडेंट से यहाँ पे यूज़ ज़रूर करूँगा कि आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है रिसर्च के रिलेटेड, दैट इज़ टोटली गोइंग टू बी डिफरेंट. ठीक है, ये वैसा नहीं रहेगा जैसे पहले आपका था, बिकॉज जो रिसर्च आप फिजिकल साइंसेज में करते हैं, प्योर साइंसेज में करते हैं, वैसी जो रिसर्च है यहाँ पे नहीं होगी. इट इज़ somewhat डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस स्टडीज़, प्रीवियस रिसर्चेज. जैसे आप लोगों ने लैब में काम किया, फिजिक्स वालों ने, इंजीनियर्स ने लैब में काम किया, केमिस्ट्री वालों ने लैब में काम किया, बायोलॉजी वालों ने लैब में काम किया, जो बॉटनी के लोग हैं या जोलॉजी के लोग हैं उनको फील्ड वर्क किया. लेकिन वहाँ पे जो रिसर्च थी दैट वाज समथिंग डिफरेंट, and not only something somewhat different but the very different from the search of the that we have done in the pure sciences or basic sciences. Now I am facing some problem to change the slides basically. So I would request you कि आप लोग अगर अपने मोबाइल फ़ोन पे मेरी स्लाइड्स ओपन कर लें, और अभी मैं जस्ट थर्ड स्लाइड पे हूँ. अगर आप थर्ड स्लाइड जो है ज्वाइन कर लें तो मेरे लिए और आपके लिए आसानी होगी. मेरी आवाज़ आ रही है बेटा सबको? बेटा मेरी आवाज़ आ रही है आपको? Search in social sciences that is somewhat different from the search that you have done in your basic or pure sciences. जैसे आप लोगों ने फिजिक्स के लोगों ने, केमिस्ट्री के लोगों ने लैब में एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, that is not going to be done here in social sciences. That is total different phenomena. एक phenomena जो एग्जिस्ट कर रहा है लैब के अंदर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, और एक phenomena जो कि डिफरेंट है, जिसमें कोई कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट नहीं है, जहाँ पे हर बंदे की अपनी परसेप्शन है, डिफरेंट वेरियस एक्सपीरियंसेस हैं, और उसमें डिफरेंट जो नॉलेज है उसकी उसको मेजर करने का या काम करने का तरीका इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, नॉट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू पीपल वर डूइंग विद द टूल्स इन द लैब. ठीक है, जो भी केमिकल्स के साथ आप काम कर रहे थे, टूल्स के साथ काम कर रहे थे, गैजेट्स के साथ काम कर रहे थे, उससे ये मुख्तलिफ है ये तरीके का. ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं. कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, स्लाइड नंबर 4. The process by which it is has been derived uh, is रेप्लिकेबल. जब हम एक रिसर्च करते हैं, जब जब हम बात करें कि इसको जो रिसर्च होती है इसकी, जब रिसर्चर जब रिसर्च कर रहे होते हैं एक सिस्टमेटिक वे में करते हैं और उसको वेरीफाई किया जा सकता है, तो उसको जब वेरिफिकेशन की हम बात करें तो वेरिफिकेशन तब होती है इधर हमारे सोशल साइंस में, जब हम उसको रेप्लिकेट करते हैं. ठीक है, यानी वो उसी टॉपिक पे या उसी से मिलते जुलते टॉपिक पे किसी और इन्वायरमेंट में, किसी और कंडीशंस में, किसी और तरह की जियोग्राफिकल बाउंड्रीज में, यानी वो रिसर्च का दोबारा रिपीट होती है, तो उसमें रिजल्ट्स या वही आते हैं या डिफरेंट आते हैं समवट. तो जो भी रिजल्ट्स आते हैं डजेंट मैटर, क्योंकि जो रिसर्चर रिसर्च कर रहा होता है उससे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं होती कि रिजल्ट्स क्या आने. रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं कि भाई हमें जो हम हमें डाटा कलेक्शन करते हैं ड्यूरिंग रिसर्च, उसमें किस तरह के रिस्पॉन्सेज आते हैं, फीडबैक आता है रिसर्च पे, जो भी टूल है हमारा, तो उसके मुताबिक जो भी हमारे हमारी इन्वायरमेंट के मुताबिक जो भी
हमारे पास रिस्पॉन्सेज आते हैं, हम उसी को ही रियलिटी मानते हैं और उसी को ही तस्लीम करते हैं। तो लेकिन ये उसका रेप्लिका होता है, रिपीटेड होता है मोस्टली। जो रिसर्च अमेरिका में हो रही है वो यूके में भी रिपीट हो रही है, जो यूके में हो रही है पाकिस्तान के अंदर भी रिपीट हो रही है। तो एट अ टाइम बहुत सारे टॉपिक्स पे मुख्तलिफ जो रिसर्चर्स हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड वो काम कर रहे होते हैं, फ्रॉम ईच एंड एवरी कंट्री, फ्रॉम ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड लोग मुख्तलिफ टॉपिक्स पे काम कर रहे होते हैं। और वो टॉपिक्स एक दूसरे से मिलते जुलते भी होते हैं, सिमिलर भी होते हैं, लेकिन उसके अंदर चेंजेस ये होती हैं कि वो जहाँ पे काम कर रहे होते हैं उनका एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है, वहाँ पे चैलेंजेस और तरह के होते हैं, वहाँ पे लर्निंग और तरह की होती है, वहाँ पे एक्सपीरियंसेस और तरह के होते हैं, वहाँ पे एटीट्यूड्स और तरह के होते हैं। तो इसलिए जो डाटा वहाँ पे हमें मिलता है उसमें जो रिजल्ट्स आते हैं वो लाजमी नहीं है कि देर इज एनी काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट कि जी वही रिजल्ट्स आए जो अमेरिका में आए पाकिस्तान के अंदर, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। लेकिन रेप्लिकेशन होती है और इट इज़ ऑब्जेक्टिव एंड केपेबल ऑफ थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन। और जो हम रिसर्च करते हैं कीप इन माइंड कि ये ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एक्टिविटी है, इसके अंदर मकसद होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, पर्पज होता है, उसके थ्रू हम ये रिसर्च कर रहे होते हैं। और इसलिए मैंने कहा था कि जो भी रिजल्ट्स आते हैं वी डू नॉट गेट बोदर कि भी क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, वहाँ पे ऐसे आ रहे हैं, हमारे पास ऐसे क्यों नहीं आ रहे, ये हमारी डिस्कशन नहीं होती। However, people have always tried to understand, discuss, explain and control the things and events around them. ये जरूर है कि लोगों की जो ख्वाहिश होती है कि जो चीज़ें जब वो कर रहे होती हैं तो वो अपनी मर्जी से करें या उनको जैसे वो अंडरस्टैंड करते हैं वैसे देखें समझें। सेंस परसेप्शन रीजन ट्रेडिशन अथॉरिटी मेटाफिजिक्स मैजिक्स expert opinion, personal experience, deduction and induction and science are among the system that have been used to acquire knowledge. ये वो तमाम मेथड्स हैं, ये तमाम सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हमारे पास नॉलेज पहुंचा है, या इन तमाम मेथड्स को हम अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करते हैं नॉलेज को वेरीफाई करने के लिए और नॉलेज को यूज़ करने के लिए और नॉलेज को एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये सारे मेथड्स यहाँ पे बताए गए, यही अभी हमारा टॉपिक है, इसमें इसी में हम आगे फर्दर देखते हैं। सो एफर्ट्स हैव बीन मेड इन दिस यूनिट टू हाईलाइट द सोर्सेज ऑफ नॉलेज। जो बेसिक आज की डिस्कशन है वो अभी अभी जो टाइमली हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू सोर्सेज ऑफ नॉलेज, ठीक है। नाउ आई एम कमिंग मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। These are certain objectives related to the today's lecture. This lecture identify the source of knowledge कि हमारे पास what are the sources of knowledge, explain the sense perception कि what is perception, how do we understand perception, discuss the role of tradition, authority, expert opinion, metaphysics in acquiring knowledge, and evaluate different sources of knowledge and how should we evaluate and what are the advantages, disadvantages, limitations of these. So the first method or first source of knowledge इज सेंस ऑफ परसेप्शन। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, स्लाइड नंबर 6 पे। ओके, होपफुली आपको ये नज़र आ रही होगी। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप अपने अगर मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो काइंडली उसको ऑटो रोटेट करें और उसमें जो लैंडस्केप व्यू है उसको आप यूज़ करें। देन यू विल सी कि इसका जो साइज़ है आपका वो बढ़ जाएगा। अगर नहीं बढ़ रहा तो फिर आप इसको पोर्ट्रेट कर लेंगे, ये मुझे लग रहा है कि शायद ऐसे चलेगा सिस्टम, ऐसे चलेगा। चलें एनी हाउ, आप इसमें ये सामने शो हो रहा है आपके पास सारा, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं या मैंने इसकी जो स्लाइड्स हैं आपके साथ व्हाट्सएप में शेयर की हैं, आप वहाँ से ओपन कर लें, जो भी आपको इजी लगता है आप वहाँ चले जाएं और वैसे कर लें जैसे आप पे कन्वीनियंट है। चूँकि मुझे ये लग रहा है कि मोबाइल पे ये साइज़ काफ़ी छोटा है, ये स्मॉल है टेक्स्ट, तो इसको रीड करना यहाँ से मुश्किल होगा आपके लिए। लेकिन अगर आप अपने मोबाइल पे इसको लैंडस्केप कर लें इसकी पीपीटी को, तो आई होप सो कि आपकी ये काफ़ी आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। एनी हाउ, हम वापस मूव कर रहे हैं। तो पहला जो हमारे पास सोर्स ऑफ नॉलेज यहाँ पे डिस्कस किया दैट इज रिलेटेड सेंस ऑफ परसेप्शन, कि हर इंसान जो है वो कुछ चीज़ों को परसीव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं और उसके रिलेटेड उसका अपना एक बिलीफ डेवलप होता है और उस बिलीफ को वो दूसरों के सामने हमेशा डिस्क्राइब करता है। तो इस स्लाइड में यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे अर्लीस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट प्रोबेबली कैम थ्रू सेंस परसेप्शन, इट रेंजेस फ्रॉम प्रैक्टिकल जजमेंट एंड experiences in everyday life. The sense perception may be defined as connected series of concepts that help people to make sense out of a disordered environment and to function more effectively in it. तो बेसिक जो सेंस ऑफ परसेप्शन है ये जैसे मैंने पहले बताया, इट कम्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस, लाइफ एक्सपीरियंसेस, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, इंटरेक्ट एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, इसका बहुत सारा ताल्लुक हमारे अपने बिलीफ सिस्टम के साथ भी होता है। तो ये जो परसेप्शंस हैं यानी यानी परसेप्शनिज्म है या परसेप्शन है, इसके थ्रू ही हम बहुत सारे फैसले करते हैं जो हम परसीव कर रहे होते हैं किसी चीज़ के बारे में। और ये परसेप्शन कहाँ से आती है? थ्रू अ कनेक्टेड सीरीज ऑफ कंसेप्ट, यानी उसके पीछे बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट होते हैं, आइडियाज़ होते हैं जो आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं, वहाँ से हमें वो परसेप्शन मिलती है। एंड दैट पीपल
टू मेक सेंस आउट ऑफ डिसऑर्डर एनवायरनमेंट एंड फंक्शन मोर इफेक्टिवली, और उन्हीं के थ्रू हम अपनी लाइफ में ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं इस सेंस ऑफ परसेप्शन पे। आल दो सेंस परसेप्शन जो है कंक्लूसिव हैव बीन और कैन बी वैल्यूएबल, जो आपके ये सेंस ऑफ परसेप्शन और कंक्लूजन मेड करते हैं उनको वैल्यू दी जाती है, लेट दे कैन बी रॉन्ग, और ये रॉन्ग भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, early observations of the learning process by educators and psychologists led to the sense perception conclusion that the practice enhanced learning। यानी हम कहते हैं, प्रोवर्ब कहते हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये भी एक कॉमन जनरल एक फ्रेज जो है वो बोली जाती है, कही जाती है, जबान पे होती है लोगों के, कि प्रैक्टिस जो है इससे हम हमारे अंदर परफेक्शन आती है। तो इसमें ये लाजमी नहीं है कि हर दफ़ा प्रैक्टिस करने से ही आपके अंदर जो है ना वो परफेक्शन आ जाए। तो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो वेरी कर सकते हैं फ्रॉम पीपल टू पीपल। तो एनी हाउ, जो सेंस, मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपके बेटा, जैसे मैंने अभी अर्ली आपसे डिस्कशन की, आपसे पूछा आपका प्रीवियस स्टडी बैकग्राउंड क्या है, आपने रिसर्च पढ़ी है, रिसर्च की है, तो ये सारी बातें मैंने आपसे डिस्कस की। तो आपने अपनी जो परसेप्शंस थी वो मुझे दी कि सर हमने जो है वो रिसर्च की है, हमने चूँकि आप साइंस से हैं, बॉटनी से हैं, बायोलॉजी से हैं, फिजिक्स से हैं, जोलॉजी से हैं, बायोकेमिस्ट्री से हैं, या आईटी से हैं, तो आपने अपने जो आपके एक्सपीरियंसेस थे, जो भी आपका माजी में आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके रिलेटेड आपने अपनी परसेप्शन मुझे दी है। तो अगर मैं आपसे पूछता कि क्या इसका आपको फ़ायदा हुआ, फॉर एग्जांपल ये जनरल क्वेश्चन आपसे ले लेता हूँ, तो डेफिनेटली आप उसमें अपने कोई ना कोई कमेंट्स देंगे। वो जो कमेंट्स आप दे रहे होते हैं वो आपके परसेप्शंस होते हैं। दीज आर योर परसेप्शंस अबाउट एनी फिनोमेना और एनीथिंग। जो आपसे बात कर रहा होता है, इंसान हमेशा परसेप्शन से लीड होता है, और इंसान हमेशा अपनी परसेप्शन से ही दूसरों को लीड कर रहा होता है, ठीक है। तो ये एक मैं बता रहा हूँ कि आपकी यहाँ पे चूँकि ये दिस इज़ समवट डिफरेंट, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आपका जो साइंस है, उससे आपकी जो सोशल साइंस है, इसकी जो क्यूरीज हैं वो थोड़ी डिफरेंट हैं। इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कुछ और तरह के हैं, और दीज आर नॉट समवट डिफरेंट। जैसे आप लोग लैब में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ इंसानी बिहेवियर्स हैं, इंसानी एटीट्यूड है, ह्यूमन एटीट्यूड है, और उसकी डिस्कशन और है, उसकी साइकोलॉजी है, उसकी डिस्कशन और हैं, और इसको समझना और इसके रिलेटेड चीज़ों को मेजर करना, इट्स क्वाइट डिफरेंट एंड डिफिकल्ट रादर दैन जस्ट टू परफॉर्म सम सिंपल काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट इन लैब, जिसमें आपके कुछ ऑपरेटर्स है उसको अपनी एक खास तरीके से ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद उसमें कुछ केमिकल्स हैं उनको प्रोसेस किया और फिर रिजल्ट्स ले लिए। तो यहाँ पे इस तरह से चीज़ें आसानी से नहीं होती, इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हमें नज़र आता है, इसलिए इसको थोड़ा सा समझना भी शायद थोड़ा सा आपके लिए नया होगा, चूँकि पहले इस तरह की बातें आपने डिटेल में नहीं सुनी होंगी, ठीक है? ओके, तो बेटा मेरी आवाज़ मुझे कंफर्म करते हैं, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? कोई क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, मैं कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चन को रिप्लाई करने का। व्हाट्सएप में भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको ईज़ी है, ठीक है? अच्छा, अभी अभी जो है ऑब्जर्वेशंस ऑफ हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल्स, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बताई हुई है ये बात, सच एज म्यूजिशियंस एंड आर्टिस्ट जो हैं हु प्रैक्टिस अ ग्रेट डील टू परफेक्ट देयर एबिलिटीज प्रोबेबली कंट्रीब्यूटेड टू दिस बिलीफ। यानी हम ये देखते हैं कि जो आर्टिस्ट हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, म्यूजिशियंस हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, रियाज करते हैं, और इसी सिलसिले में हम बच्चों से भी यही कहते हैं, एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स हैव बीन रिपीटेडली आस्क्ड to recite the alphabets and multiplication tables and to complete large homework assignment। तो इसी चीज़ को हमने अपनी रोज़मर्रा जो हमारी प्रैक्टिस है टीचिंग लाइफ में, उसी बेस पे कि हम कर रहे होते हैं। बट वी कैन कोट हियर द रिनाउंड थ्योरिस्ट थॉर्नडाइक ने बेसिकली जो ये बात है ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ये है बेसिकली लॉ है जिसे हम लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहते हैं। और ये जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, इट वॉज प्रेजेंटेड बाय थॉर्नडाइक, और ये इसका प्रोपोनेंट है, उसने ये लॉज दिए थे हमें। उसमें से एक लॉ जो है वो लॉ ऑफ प्रैक्टिस है, ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज है। हु आर्ग्यू दैट द रिजल्ट्स में नॉट ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो उसने यही बात कही थी कि जो प्रैक्टिस के रिजल्ट्स हैं, लाजमी नहीं है कि प्रैक्टिस के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जो म्यूजिशियन है उसके अंदर एटीट्यूड म्यूजिशियन का है, तो उसको प्रैक्टिस के थ्रू अच्छा उसको एक अच्छा बैट्समैन नहीं बना सकते। ऐसे ही एक बहुत अच्छा बैट्समैन है, चाहे वो शाहिद अफरीदी है या शोएब अख्तर है, तो उसको हम प्रैक्टिस करवाएंगे तो वो अच्छा गज़ल गायक हो जाएगा, या अच्छा क्वाली पढ़ना शुरू कर देगा, या अच्छी सिंगिंग करना शुरू कर देगा। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ का रिजल्ट हम यही देखें कि मैं प्रैक्टिस मेक्स एवरी मैन परफेक्ट इन एवरी फील्ड, ऐसा नहीं होता। तो ये यानी थोड़ी सी यहाँ पे इसकी इसकी एक बात कही जा रही है। अकॉर्डिंग टू हिम ही
consequences of practice determine at least in part the effectiveness of practice। ठीक है, इसकी डेफिनेटली इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, इसकी डेफिनेटली फायदा तो होता है, लेकिन ये कहना है कि हर चीज़ में फायदा होता है, फील्ड में फायदा होता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। यानी उसमें भी और चीज़ें भी होती हैं जिसमें इंसान की क्वालिटीज़ होती हैं, अल्लाह ताला ने हर इंसान में डिफरेंट तरह की क्वालिटीज़ पैदा की होती हैं, और हर बंदा जो उसका एटीट्यूड होता है, अगर उसमें वो रिलेटिव काम करे तो उसको ज़्यादा उसमें रिजल्ट मिलते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि हम हर बंदे को यहाँ पे डॉक्टर बनाने और हर बंदे को, हर स्टूडेंट को हम इंजीनियर बनाने लगे हुए हैं। माँ बाप भी और टीचर्स भी और अकेडमीज भी और अदारे भी और कॉलेजेस भी और स्कूल्स भी हर बंदे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा जो है डायलेमा है हमारे माशरे का, कि उस सिलसिले में फिर बहुत सारी जो तवानाइयाँ हैं और जो बहुत सारी खूबियों वाले लोग होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, ओके। अभी हम बात कर रहे हैं सोर्स ऑफ नॉलेज की। पहला हमने सोर्स ऑफ नॉलेज की बात की थी, दैट वाज रिलेटेड टू सेंस ऑफ परसेप्शन, यानी जो परसेप्शन होती है इंसान की, हाउ डू वी परसीव अबाउट समथिंग, जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, थिंक करते हैं उसके बारे में, रिफ्लेक्ट करते हैं, अपनी परसेप्शन देते हैं। अभी जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू ट्रेडिशन। मैं स्लाइड चेंज करता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट जो मेरा स्लाइड है ट्रेडिशन की। ठीक है, तो जो ट्रेडिशन है, एज यू पीपल नो कि हम बहुत कुछ ऐसा करते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि हम ऐसा क्यों करते हैं, तो हम कहते हैं कि चूंकि इसलिए करते हैं कि हर कोई कर रहा है। मसलन हमारे लोकल सिस्टम में हर कोई शलवार कमीज पहनता है, फीमेल में भी और मेल में भी मोस्टली लोग, या पैंट शर्ट ही क्यों पहनते हैं। ठीक है, अगर बॉयज़ पैंट शर्ट पहनते हैं जीन्स में, या जो भी ड्रेस पैंट है, ये शर्ट है, तो या आम सूट पहनते हैं, जो वो पहनते हैं, क्यों पहनते हैं भाई, इससे डिफरेंट चीज़ें क्यों नहीं पहनते, ये नहीं पहनते, वो नहीं पहनते। फॉर एग्जाम्पल, ये लड़के लड़कियों वाले ड्रेस पहनते हैं, लड़कों वाले क्यों नहीं पहनते, लड़के लड़कियों वाले ड्रेस पहनते हैं, लड़कियों वाले क्यों नहीं पहनते। तो ये चीज़ें कॉमन सी बात है। ऐसे एक शादियों पे बहुत सारी ऐसे रसूमात हैं, बहुत सारे काम हैं जो कि आप करते भी हैं, बचपन से देखते भी आ रहे हैं। ऐसे को बंदा फौत होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो हमें नॉलेज दे रही होती हैं। और ये कौन सा नॉलेज है, दैट वी गेट फ्रॉम ट्रेडिशन। सो डिपेंडेंस ऑन ट्रेडिशन और कस्टम इज आल्सो नेसेसरी। तो हम हर चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते, हर चीज़ को रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जो हमें रिलीजन सिखाता है। जैसे आपने नमाज कैसे पढ़नी है, दुआ कैसे मांगनी है, आपने डिफरेंट जो रिचुअल्स हैं, जो भी आपका बेटा मज़हब है, क्रिश्चियनिटी है, मुस्लिम है, जो भी आपका मज़हब है, उसमें जो जो जैसे भी प्रेयर सिस्टम है आपका, वो आपकी ट्रेडिशंस हैं, उसको आपको फॉलो करना ही करना है। ठीक है, और उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, और डेफिनेटली उस नॉलेज का हमें फ़ायदा भी होता है। तो हर चीज़ को ये कह के छोड़ नहीं सकते कि ये पुरानी चीज़ है, ऑर्थोडॉक्स है। ऑर्थोडॉक्स कह के हम हर चीज़ से जान नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि हमारे अंदर एक जिबिल्लत में ऐसी कोई बात आ गई है कि हम चाहते हैं कि हर चीज़ जो है ना वो वैसी हो, यानी जैसे हम चाहते हैं, तो जिसमें नॉवेलिटी हो, डिफरेंट हो, चेंज हो, ये चीज़ें एक एक वैसे हर इंसान के ज़हन में ऐसी बातें आ जाती हैं। ये बेटा एक नेचुरल फिनोमेना है, जो चेंज का फिनोमेना है ना, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। उसमें देखें, जो चीज़ें आज से 20-25 साल पहले मौजूद थी, वो आज शायद ख़त्म होती जा रही हैं, और जो 20-25 साल पहले से, उससे पहले 20-25 साल चीज़ें मौजूद थी, वो उस ज़माने में ख़त्म हो गई थी। तो जो चेंज है, ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन ऑफ कल्चर है, या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कल्चर, या चेंज इन कल्चर है, ये नागज़ीर चीज़ है, नो वन कैन अवॉइड इट। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो परमानेंटली चली आ रही है। उसमें एक सोर्स ऑफ नॉलेज हमारे पास आता है ट्रेडिशन के तौर पे। वी ऑफन रेफर टू कस्टमर ट्रेडिशन इन द इवेंट ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। तो हम बार बार ऐसे कहते हैं कि भाई ये काम इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे बड़ों ने ये काम कहा था, या करने के लिए कहा था, इससे ये हमें फ़ायदा हो रहा है, ये इस तरह से होगा तो हमें फ़ायदा होगा। इन मैनी एक्टिविटीज एंड सिचुएशन दिस रेडी रॉकनर सर्व द पर्पस वेरी वेल। यानी ये हमें फ़ायदा दे रहा है। इट लार्जली डिटरमाइंस बर मोड ऑफ फेसिंग द सिचुएशन। ज़्यादातर हम इसी से अपनी सिचुएशन फेस कर रहे होते हैं। मोड ऑफ मेकिंग जजमेंट, इससे अपने फैसले कर रहे होते हैं। द कस्टम एंड ट्रेडिशन specify for us our food, clothes, speech, dialogue, dealings. Orderly, we obey the customary traditions and avoid violating them. We try to seek explanations of phenomena through the media of tradition and custom. तो ये हर एक, जैसे मैं शुरू में एग्जाम्पल दी थी कपड़ों के हवाले से, क्लॉथिंग के हवाले से, ऐसी हमारी स्पीच में भी चीज़ें होती हैं। भरोसे से बात करनी है, ये अल्फाज किसी के सामने, टीचर के सामने, इस्लाम के सामने आपने बात नहीं करनी। ठीक है, स्कूल में कैसे आपने मुखातब होना है टीचर के साथ, यूनिवर्सिटी में कैसे मुखातब होना है टीचर के साथ, आपने कैसे कम्युनिकेट करना है। ठीक है, आपने दूसरों को डील कैसे करना है। ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं आपके ट्रेडिशन में आती हैं। ठीक है, और वो साल साल, कई दहाइयाँ, सेंचुरीज में वो चीज़ें डेवलप होती हैं, वैसी चलती रहती हैं।
और इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट चीज़ हमें नज़र आती है बेटा वो कल्चर है, जिसको हम कल्चर का वर्ड देते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती है। कल्चर जो है ना वो बहुत ग्रुप है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ का, बहुत सारी ऐसे एट्रीब्यूट्स का जो जिसमें आपकी बहुत सारी जो रहन सहन के तरीके हैं, वे ऑफ लिविंग है, वे ऑफ ईटिंग है, वे ऑफ वेयरिंग है, वे ऑफ टॉकिंग है, वे ऑफ स्पेंडिंग योर लग्जरी टाइम है, ये सारी चीज़ें जो कि हॉबीज़ हैं, ये सारा आपके कल्चर का हिस्सा, कल्चर के तौर पे सामने आती हैं। और ट्रेडिशंस में हमें कल्चर जो है ना वो बहुत प्रोमिनेंट नजर आता है। जो लोग जिस कल्चर में है उसी तरह से उन ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे अगर आप बलूचिस्तान की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, वहाँ पे जिस तरह से सिस्टम है, कबायली सिस्टम है, उनकी ट्रेडिशंस हैं। हमारे यहाँ पंजाब में या सिंध में और तरह की ट्रेडिशंस हैं। तो जो भी है, लेकिन जो ट्रेडिशन पहले एग्जिस्ट करती हैं हम उनको सीखते भी हैं और अपने बच्चों को भी ट्रांसफर करते हैं और इसको एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज एक्सेप्ट भी करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा बेटा क्वेश्चन है वो अथॉरिटी का रिलेटेड है। मैं अभी नेक्स्ट साइड पे आ रहा हूँ। इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ, मैं फिर आपसे मेरा वही क्वेश्चन है कि मेरी आवाज़ आपको आ रही है? कुर्तलैंड इसका व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है, ठीक है। आपने आवाज़ आ रही है, वेरी गुड। बेटा कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी जो हमें बात परसेप्शन में बात की है, कस्टम में बात की है, इसमें कोई रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं है कोई आपका? अगर है तो आप टाइप कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसको अप्लाई करने की। मैं पीछे भी देख रहा हूँ क्वेश्चन किसी ने किया है। ओके। हाँ, जुबैदा ने कहा है कि द सीक्रेट ऑफ आवर कल्चरल डेवलपमेंट हैज बीन द रिसर्च। बेटा आप देखिए रिसर्च, ये मैंने पहले कहा है कि जो कल्चर है ना इसके अंदर आपका वे ऑफ लिविंग आता है। आप देखिए आपका जो मॉडर्न वे ऑफ लिविंग है उसमें आप हर वक्त किसके साथ एसोसिएट है? मोबाइल के साथ। किसके साथ एसोसिएट है? कंप्यूटर के साथ, लैपटॉप के साथ, टीवी के साथ। तो ये चीज़ें किसने दी हैं आपको? रिसर्च ने दी है। रिसर्च से चीज़ें ये डेवलप हुई है ना, जो भी आपकी ये मैस कम्युनिकेशन के जो भी गैजेट्स हैं या टेक्नोलॉजी के जो भी गैजेट्स हैं, ये सारे आपको मतलब रिसर्च के प्रोडक्ट के तौर पे मिले हैं। ऐसे ही अगर आप देखें जो मॉडर्न आप कपड़े आजकल के जो फैशन है जिसकी बात करते हैं, उसमें आपके मेकअप से लेके आपके वेयरिंग तक, जो भी आप सर्दियों में जैकेट्स पहनते हैं, जो भी पहनते हैं, जो भी उसके डिज़ाइन है, उसमें बहुत सारी रिसर्च हो रही है, बहुत सारे स्टफ्स पे रिसर्च हो रही है, नए नए स्टफ क्रिएट हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, मार्केट में अंदर आ रहे हैं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई है, एक्सप्लोजन हो गई है पॉपुलेशन का। तो हर लेवल पे हर तरह की चीज़ से एक बहुत सस्ती चीज़ भी और बहुत महंगी चीज़ बनाई जा रही है। तो उसमें जो मटीरियल यूज़ हो रहा है उसकी डेवलपमेंट में और सारे काम में आप मशीनरी आ गई है, बहुत सारे आइडियाज़ आ गए, तो सारा ये रिसर्च की बदौलत बेटा बहुत पॉसिबल हुआ है। तो इसलिए ये कहा जाता है द सीक्रेट ऑफ आवर कल्चरल डेवलपमेंट इज ओनली द रिसर्च। तो इस रिसर्च के से ही हम अपने आप को चेंज कर रहे हैं। और इसी तरह से जो बेटा हमारी जो सोशल साइंस की रिसर्च है वो और तरह से इफेक्ट कर रही है हमारे अंदर जो बिलीफ सिस्टम है उसको चेंज कर रही है। जैसे अभी ये कोर्स आप पढ़ रहे हैं तो ये इसके अंदर जो आपके बिहेवियर के अंदर जो चेंजेस आएंगे तो वो सिर्फ इसी उसके प्रोडक्ट के तौर पे आएंगे ना, कि आप कोर्स पढ़ेंगे फिर ही अंदर ये आप बातों को पता चलेगा जो मैं यहाँ पे रिसर्च कर रहा हूँ। और आप भी उन बातों को रिसर्च करना शुरू करेंगे फ्यूचर में इंशाल्लाह। तो जो एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ कल को आप दूसरों के सामने ये एग्जांपल्स पेश करेंगे तो ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल होगा कि आपके सामने कि आप इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। ठीक है। तो इसी तरह से जो रिसर्च है वो हर तरह से जो इकोनॉमिक्स के लोग हैं इकोनॉमेट्रिक्स के लिए रिसर्चेज कर रहे हैं, किस तरह से इकोनॉमिक्स को बूस्ट अप किया जा सकता है और प्रॉफिट भी ज़्यादा किया जा सकता है, या कैसे बिजनेस के लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस के लोग अपने कंप्यूटर के लिए रिसर्च कर रहे हैं। तो हर कोई फील्ड अपने अपने फील्ड में हर कोई रिसर्च कर रहा है और उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उससे हर बंदा फायदा कर ले रहा है। हर ह्यूमन बीइंग फायदा ले रहा है, मैं भी ले रहा हूँ, आप भी ले रहे हैं। और ये इन्हीं रिसर्च प्रोडक्ट्स का ही फायदा है ना हमारे पास, कि आज मैं और आप इस तरह से आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैं आपकी बात पढ़ सकता हूँ, आप मेरी बात सुन सकते हैं। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ बेटा चल रही हैं। हाँ, ज़ाहिर बात है ना। देखिए एक ज़माना था, काली बिल्ली जो है ना वो हमारे आगे से गुजरती, लोग कहते लो ये एक गलत शुगन हो गया है, एक बड़ी गलत बात हो गई है। लोगों में जो बड़े ऑर्थोडॉक्स ऑर्थोडॉक्स किस्म के ख्यालात है चीज़ों के बारे में, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, अगर बारिश आ जाएगी तो ये हो जाएगा, बादल चमकेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये इस तरह की बहुत सारी इग्नोरेंट बातें आज भी एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन जो आपकी जो रिसर्च है वो इन चीज़ों को प्रूव कर रही है कि ऐसी ऐसी जो हमारे सोचों के जहनों के अंदर बातें बैठी हुई हैं,
इनका ह्यूमन लाइफ के साथ लेना देना कोई नहीं है। आप अपनी लाइफ को इन चीज़ों के बगैर भी, इन बिलीव्स के बगैर भी गुजार सकते हैं। तो हमारी बहुत सारी जो इग्नोरेंस है चीज़ों के बारे में, वो ख़त्म हो रही है जी इस रिसर्च के हवाले से। लोग हमें गाइड कर रहे हैं, साइंस हमें गाइड कर रही है। आप साइंस में देखें कितनी सारी हमारी मिसकंसेप्शंस हैं लोगों की। तो उसमें जो साइंस है और डॉक्टर्स हैं वो हमें गाइड करते हैं फूड के बारे में। फूड के बारे में इन सिंगल हम फॉर्मूला फूड के ले लेते हैं, जो ईटिंग है, हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, या जो भी हम डाइट लेते हैं, तो उसमें हमारी कितनी मिसकंसेप्शंस हैं। ठीक है, उसमें भी हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी, ये खाएंगे तो ये हो जाएगा, वो खाएंगे तो वो हो जाएगा, लेकिन उन चीज़ों का आपस में एसोसिएशन ही कोई नहीं है, लेकिन बड़ों से सुनते आ रहे हैं, या एक वो इग्नोरेंस है हमारे इस मामले में, इसलिए हम उन चीज़ों को गलत मत सीन करके ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो बहुत चीज़ें ऐसी लाइफ में बेटा रिसर्च की वजह से हमें चीज़ें सिंपल होती हुई नज़र आ रही हैं। एक वक़्त था जब मैं छोटा था तो मैं समझता था कि अभी आगे आगे बात भी होगी मैजिक के हवाले से, कि वो जो कबूतर है वो एक उससे निकल आता है, वो जो मैजिशियन अपने बॉक्स से कबूतर निकालता है, तो कबूतर तो भाई बॉक्स से निकल आता है, वो सही चीज़ है, बॉक्स ऐसी चीज़ है जिससे कबूतर निकलते हैं। तो मेरा बिलीफ यही था कि उससे वो मेरी इग्नोरेंस थी, कि अगर मैंने वो बात तस्लीम कर ली है मैजिशियन के हवाले से तो वो मेरी इग्नोरेंस थी। तो एनी हाउ बात बेटा करने का मकसद ये है कि बहुत सारी इग्नोरेंसेस हैं हमारी सोशल में, जो सोशल जो जो इवल हैं उसका भी रीज़न बनती हैं, और जो हमारा माशरती कॉमन सेंस है, जिसे कॉमन सेंस कहते हैं, वो भी इसीलिए इतना अनकॉमन है कि लोगों के अंदर कॉमन सेंस नहीं होता, उनकी अवेयरनेस नहीं होती चीज़ों की। तो उसमें रिसर्च हमें बहुत ज़्यादा गाइड कर रही है। अब ये और बातें, हम सुपरस्टिशियस रहना चाहते हैं या हम इग्नोरेंट रहना चाहते हैं, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो मिसकंसेप्शंस हैं रिसर्च वीडियोस को बहुत ज़्यादा हमें हेल्प आउट कर रही हैं चीज़ों को, ट्रुथ को एक्सप्लोर करने के लिए और इग्नोरेंस को दूर करने के लिए। ठीक है, ठीक है, सही दुकान में दोबारा ग्रुप भेजा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी अभी जो हम बेटा नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूँ, जो हमारी नेक्स्ट डिस्कशन है बेसिकली दैट इज रिलेटेड टू अथॉरिटी। ठीक है, तो अथॉरिटी जो है इसमें मैं एक चीज़ बता दूँ कि अथॉरिटी एक ऐसी, यानी एक पोजीशन कह लें, एक ऐसी पावर कह लें, जिसको मनोमान हमें तस्लीम करना पड़ता है। यानी जो अथॉरिटी बात कहती है लोग उसे तस्लीम करते हैं। ठीक है, लोग यही, जैसे आप देखिए ना, अथॉरिटीज जैसे गवर्नमेंट एक अथॉरिटी है, तो गवर्नमेंट कहती है कि जी इस डेट तक स्कूल नहीं ओपन होंगे, तो नहीं ओपन होंगे, यूनिवर्सिटीज नहीं ओपन होंगी, नहीं होंगी, ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, नहीं होगा भाई। अगर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भाई ये कोविड की जो सिचुएशन है ये खराब हो गई है, तो गवर्नमेंट को भी, वो भी अथॉरिटी है, गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। तो इसलिए जो अथॉरिटी होती है, एक बंदा जो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है, या जिसकी राय बहुत मुकदम है, तो अथॉरिटी उसको देख, उसको उसको फिर इस तरह की जो चीज़ें उसको बेटर अथॉरिटी ही डिटरमाइन करती है। और अथॉरिटी जो इटसेल्फ वी कैन सी, यहाँ पे जो इन्होंने बात की है क्राइसिस के हवाले से, उसमें क्राइसिस आता है, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आती है, तो हम देखते हैं कि हमारे जो ट्रेडिशंस हैं वो इनएडिक्वेट हो गए हैं, वो जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उस तरह से रिजॉल्व नहीं हो रहे। ठीक है, ही नॉर्मली कम आउट ऑफ द his complacency and look for the newer and better modes of behavior। तो इसमें हम चाहते हैं कि कोई हमें गाइड करे कि अब हम क्या करें, ये चीज़ें जो हमारे पास ट्रेडिशन लेवल की चीज़ें थी वो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं है, तो हाउ कैन वी फाइंड द सोल्यूशन। द सेवेस्ट ट्राइबल वाइस मैन अपील्स टू हिज गॉड्स इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। तो जो पुराने ज़माने के लोग थे, कबायली लोग थे, वो लोग क्या करते थे, वो अपने गॉड्स को कहते थे कि यहाँ पे ये मसला पैदा हो गया है। वो जो भी उनके बुत थे, जो भी उनके जिनकी वो परस्तिश करते थे, आग की परस्तिश करते थे, जिस चीज़ की परस्तिश करते थे, जो भी उनका गॉड था, डेमी गॉड, उसको वो उनसे वो अथॉरिटी सीख करते थे। द ट्राइबल चीफ रिमेन्ड द सुप्रीम अथॉरिटी फॉर मेनी सेंचुरीज एंड हिज सब्जेक्ट कंसीडर्ड हिम एज ऑल एन ऑल नोइंग एंड वेरी और ऑल कॉम्पिटेंट सुपरमैन। ये होता था कि जो एक कबाइल है, और वो एक बहुत पुराने जो कबाइल थे जिंदगी में, उसमें जो सरदार है वो हर चीज़ जानता है, और जो बात सरदार कहता है वो सच है, और बाकी जो लोग सोचते हैं वो सारा गलत है। तो उसको वो पूजा सरदार की बात को ज़्यादा मुकदम समझते थे। दे लुक टू हिम फॉर गाइडेंस एंड एडवाइस इन देयर सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड इवन प्राइवेट अफेयर्स। तो ये हर तरह से वो जो मुशावरत होती थी, सरदार ही फैसले करता था क्या होना है, कैसे होना है। ठीक है, और अपनी ज़िंदगी के जो भी उनके मामला थे उसमें भी सरदार जो था वो फैसले करते थे। Similarly, the example of religious scholar can be cited who assume the role of authority. The followers turn to religious lead for knowledge, advice, explanation of phenomena, domestic problems, and medical treatment. तो ये डेफिनेटली आपकी जो, जैसे एक मुफ्ती है, वो एक अथॉरिटी है, वो अगर एक फतवा देता है तो वो उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो अपना फतवा देता है।
तो जो लोग उसके फॉलोअर्स हैं या जो भी उस तरह के जो भी सेक्ट होता है जिसका वो मुफ्ती होता है, उसके लोग फिर उसको कोट करते हैं कि इट इज़ द अथॉरिटी। ऐसे ही बेटा एक जज होता है, ही इज़ अथॉरिटी। वो एक जजमेंट देता है, उसकी जजमेंट कोर्ट होती है मुख्तलिफ फैसलों के अंदर भी, बार बार कोर्ट होती है कि ये जज ने फलां केस में ये बात कही है, और इस केस में भी चूंकि इसी तरह सर्कमस्टेंसेस होते हैं, ये बात यहाँ पे भी एप्लीकेबल होती है। तो जो अथॉरिटी है उसको हमेशा से बहुत अरसे से ये हम इसको एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज देखते आ रहे हैं और इसको मनन तस्लीम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। The expert or the scholar is a center of authority to whom we look in times of crisis too. तो ऐसे ही होता है कि हम हार्ट बंदे को हार्ट अटैक आ गया है, तो जो हार्ट का स्पेशलिस्ट है वो जो मुझे कहेगा, या जिस बंदे को हार्ट अटैक हुआ है और ही इज एक्सपर्ट डॉक्टर, तो वो मुझे जो बात कहेगा मेरे लिए तो वही अथॉरिटी है, मैंने तो ये मरीज ने या पेशेंट तो उसी को देखना है। तो ऐसे ही अगर अगर ये अभी जो क्राइसिस आए हुए हैं कोविड 19 के, अब इसके जो भी एक्सपर्ट्स हैं कोविड के जैसे सिचुएशन को जो डील कर रहे हैं, जो भी एक्सपर्ट्स हैं, तो वो जो बातें हमें गाइड कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट को गाइड कर रहे हैं, तो उनको गवर्नमेंट एज इट इज़ उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा है। अगर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये कोविड जो है इसमें ये जो वायरस है ये कोरोना ये बढ़ेगा, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट इस चीज़ को सीरियस लेगी और वाकई इसको रोकने के लिए कोशिश करेगी और उसमें फैसला साजी करेगी। द एक्सपर्ट्स ऑफ डिसिप्लिन इज कंसीडर टू हैव अ सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम ऑफ द एरिया कंसर्न, इसलिए जो भी एरिया को कंसर्न है वो एक्सपर्ट्स जो हैं वो उसमें सही राय दे सकते हैं। अगर अर्थक्वेक आ जाता है, अब जाहिर बात अर्थक्वेक आ गया, अब उसके बारे में नई प्रोडिक्शन अर्थक्वेक को जो लोग डील कर रहे हैं वही बता सकते हैं कि दोबारा अर्थक्वेक कब आएगा या किन सर्कमस्टेंसेस में आ सकता है, या ये आया है तो क्यों आया, उसके क्या रीजंस हैं। तो अब वो मैं एक इस्लामियत का जो हमें इस्लामियत पर्सन है वो तो नहीं बता सकता, एक हमें उर्दू बंदा तो नहीं बता सकता। इवन मैं अगर PhD एजुकेशन है मैं तो नहीं बता सकता कि अर्थक्वेक जो है ये फलां जगह पे अगर स्लाइड्स हुई हैं आपस में, स्लाइड मूव हुई हैं तो क्यों हुई हैं भाई, उसके रीजन क्या है और कितना डीप रूट हुआ है, वो उसका फील्ड है, वो बता सकते हैं। आप लोग फिजिक्स के हैं, फिजिक्स का जो फिनोमेनाज हैं उसमें जो भी हो रहा है वो आप लोग बेहतर मुझे गाइड कर सकते हैं। जो लोग केमिस्ट्री के हैं वो केमिकल्स को बेहतर जानते हैं, मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि किन केमिकल्स के क्या असरात होंगे स्किन पे, या जो भी प्रोडक्ट्स बनाई जा रही हैं उनके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर तौर पे हमें गाइड कर सकते हैं। या कोई खास तरह का पानी है उसका अगर कोई आपने उसका करना है एग्जामिनेशन करना है, तो वो अपनी लैब में बेहतर हमें बता सकते हैं। मैं तो पानी पी के तो नहीं बता सकता कि भाई ये इतना ज़्यादा डेंजरस है, इसके अंदर कौन कौन सी मिलावटें हैं, कौन कौन सी चीज़ें गलत आ गई हैं। तो ये अथॉरिटीज़ हैं जो हमें गाइड कर रही होती है। फाइनली अथॉरिटी इज़ अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ नॉलेज बट इट डजंट हैव अ मेजर वीकनेस। It does have a major weakness. An authority, whether a political figure हो, parents हो, religious leaders हो, scholars हो, they can be wrong. उनके जो तखमीने हैं, उनके जो आइडियाज़ हैं वो रॉन्ग हो सकते हैं, बिकॉज दे आर ह्यूमन बींग्स लाइक अस। उनके अंदर भी एरर्स और मिशन के चांसेस होते हैं। तो वहाँ पे जो भी उनका नॉलेज जिस तरीके से मेजर कर रहे होते हैं, उन टूल्स के इश्यूज भी हो सकते हैं, उनके ऑब्जर्वेशन मेथड्स के भी इश्यूज हो सकते हैं, उनके अपने भी इश्यूज हो सकते हैं, वो नॉन सीरियस हो, ज़्यादा सीरियस ना लिया हो किसी चीज़ को, या किसी जगह पे किसी पॉइंट पे उन्होंने गलती कर ली हो, कोई स्टेप छोड़ दिया हो। तो इस तरह से बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। कॉन्सिक्वेंटली इट इज़ डेंजरस टू mere relies or slowly on a single source of knowledge। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हम एक सिंगल सोर्स ऑफ नॉलेज को ही फॉलो करेंगे। तो देर आर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ नॉलेज जिनको जो हम जो है ना वो फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेरा जो स्लाइड है दैट इज रिलेटेड टू एक्सपर्ट ओपिनियन। जैसे मैंने पहले पहले बात की है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं अपने फील्ड के वो हमें गाइड करते हैं, अपनी ओपिनियन देते हैं। जैसे डॉक्टर्स हैं, दे आर एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड। तो अगर कोई लीवर का डॉक्टर है, अगर कोई स्टॉमिक का डॉक्टर है, आइज डॉक्टर एक्सपर्ट है, तो वो अपनी ओपिनियन देगा, उसको लोग मानते हैं और उनसे अपनी सर्विसेज लेते हैं। द पार्टिसिपेशन ऑफ researchers in conferences, seminar, workshops and listening to the learned experts are very helpful in getting knowledge and locating such problems। तो ये अच्छा है कि अगर हम रिसर्च को समझना चाहते हैं या अपने जो फील्ड जैसे लाइक आप एक चीज़ मैं फिर आपको बता दूं, यहाँ पे एक बेटा चीज़ ज़हन में रख लें, जो कि मेरी आपको एडवाइस भी है, और साथ में आपके लिए मेरी सजेशन भी है कि आप लोगों ने यू हैव ज्वाइंड अ न्यू फील्ड। मैं फिर अपने अल्फाज रिपीट कर रहा हूँ, यू पीपल हैव ज्वाइंड अ न्यू फील्ड नाउ, ठीक है। यू हैव योर एक्सपीरियंसिज्म इन योर प्रीवियस फील्ड्स, जो भी आपके एक्सपीरियंसिज्म है, जो भी आपके एक्सपीरियंसिस हैं
अभी जो भी आपकी स्टडीज़ हैं प्रीवियसली, वो हमेशा वो नॉलेज आपके साथ रहेगा, वो हमेशा वो नॉलेज आपको फ़ायदा देगा, वो नॉलेज हमेशा पूरी ज़िंदगी आप उसकी मदद से दूसरों को फ़ायदा देंगे। लेकिन अब जिस जस्तजू में आप यहाँ पे आ गए हैं, जिस फील्ड को आपने चूज़ किया है, दैट इज़ द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो इस फील्ड की बेटा अपने जो है रिक्वायरमेंट्स हैं, इस फील्ड का अपना नॉलेज है, एक्सपर्टीज़ हैं। इस फील्ड के अंदर जो भी एक्सपर्टीज़ हैं, जो भी नॉलेज है, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, नाउ इट इज़ योर कोर ड्यूटी कि आप लोगों ने इस फील्ड को एज इट इज़ एक्सेप्ट करना है प्लीज़। इसको अंडरपिन ना कीजिएगा, इसको अंडरमाइन ना कीजिएगा। मैं खुद साइंस का पर्सन हूँ, साइंस से बिलोंग करता हूँ, मैंने आईटी में एक्सपर्टीज़ की हैं, मैंने फिनांस में एक्सपर्टीज़ की हैं, ठीक है। लेकिन मैंने जब इस फील्ड को चूज़ किया है, तो फिर मैंने इस फील्ड को चूज़ करने के बाद इस फील्ड को समझने की पूरी कोशिश की है, और इस फील्ड को अपनी ज़िंदगी के जो भी थॉट्स हैं, या जैसे मैं सोचने का मेरा अंदाज़ था, उसको उसके साथ मैच करने की कोशिश की, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश की है, ताकि इस फील्ड में जो भी मुझे गाइडेंस मिल रही है, मैं वैसा सोचूँ, वैसा करने की कोशिश करूँ, वैसा नॉलेज अपनी ज़िंदगी में उसको अमल में लेके आऊँ, उसको उसको अप्लाई करूँ। तो मेरी बेटा आपसे भी यही जो है ना वो गुजारिश है कि अगर आप इस फील्ड में आ गए हैं, तो इस चीज़ को यानी अपने मन से, अपने दिल से, अपने दिमाग से इसको एक्सेप्ट कर लें, और ये ना सोचिएगा कि आप यानी ये बहुत अच्छी क्या कहना चाहिए कि इसमें डेविएशन कहना चाहिए, लाइफ डेविएशन है या डिवर्जेंस है, कि आप लोग एक नए फील्ड में एंटर हो गए, ठीक है। और अगर आप इस फील्ड में एंटर हो गए हैं, तो डेफिनेटली इस फील्ड का अपना एक टेस्ट है, इस फील्ड का अपना एक अपनी एक एक्सपीरियंस है। तो इस इन एक्सपीरियंस से भी आपने बेटा फ़ायदा उठाना है, बिकॉज़ यू पीपल आर गोइंग टू बी टीचर्स नाउ। अल्लाह आपको कामयाब करे, जो भी आपके इरादे हैं, ज़ाइम हैं। अल्लाह आपको बड़ा साइंसदान बनाए, या जो भी आप बनना चाहते हैं, अल्लाह उसमें आपको कामयाबी करे, जो भी आपके लिए सबसे अच्छा है वो अल्लाह ताला आपके लिए कर दे। लेकिन बेटा अगर हमने इस फील्ड को ज्वाइन किया है, बीएड 1.5 को, एंड वी आर इंटेंडिंग टू बिकम टीचर, चूँकि इसका मकसद तो आपको टीचर बनाना है, और एक्सपर्ट टीचर बनाना है, तो इफेक्टिव टीचर बनाना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी हम कोर्सेज, इसके कोर कोर्सेज, जो रिसर्च आपका कोर कोर्स है, तो इसकी जो भी एक्सपर्टीज़ हैं, जो भी यहाँ पे बातें हो रही हैं, तो इसको सीरियस लेना है, और इन बातों को सोचना है, इन पे गौर करना है, और कोशिश करनी है कि ये जो बातें हैं इनको परखना है, इनको आपने खुद से एग्जामिन करना है कि ये बातें ठीक है, गलत हैं, किस हद तक ठीक है, किस हद तक गलत है, और अपने अपने जो परसेप्शन है वो बनानी है। और कोशिश करें कि इसमें जब आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इसमें एक्सपर्ट बनने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप टीचर बनेंगे, तो हम ये कहते हैं कि टीचर जो है वो पेडागोजी में एक्सपर्ट होता है, उसने पेडागोजी के रिलेटेड तमाम कोर्सेज को स्टडी किया होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं आप एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो इसलिए जैसे हम डॉक्टर्स को एक्सपर्ट कह रहे हैं, टीचर भी एक्सपर्ट होता है, मैं मेरी राय ये है। तो इसलिए पेडागोजिकल जो इश्यूज़ हैं, लर्निंग इश्यूज़ हैं, उस पे टीचर की जो राय होगी वो ज़्यादा मुकदम होगी एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल और फील्ड्स के जो एक्सपर्ट्स हैं। तो इसलिए अगर आपने बेटा इस फील्ड को चूज़ किया है, तो अपने आप को एज़ अ एक्सपर्ट बनाने की कोशिश करें, इफेक्टिव टीचर बनने की कोशिश करें। और इसके लिए ज़रूरी है, अगर आप एक अच्छे रिसर्चर बने, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पार्टिसिपेट करें डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस में, सेमिनार्स में, डिफरेंट ऐसी वर्कशॉप्स में, जिसमें आपको ये स्किल्स टीच की जाती हैं, जैसे भी मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और however an effort must be made to find out whether the experts are recognized by the other authorities in the field, and whether they are in a position to know the facts about the particular problem under consideration। ये भी ज़रूरी है कि जब हम किसी एक्सपर्ट से कोई राय लेते हैं, तो हम थोड़ा सा क्रॉस वेरिफिकेशन कर लें, क्या ये जो एक्सपर्ट्स हैं, या एक्सपर्ट हैं, ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वाकई ही इस लेवल पे है कि इनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो हमारे काम आएंगी। तो ये बड़ा ज़रूरी है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ रहा है रैशनैलिटी। रैशनैलिटी से इंसान ने बहुत कुछ लर्न किया है, और मैं इस स्लाइड को चेंज करने जा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट बेटा जो स्लाइड है, दैट इज अबाउट रैशनैलिटी। तो रैशनल मीन्स टू बी बिकम मोर लॉजिकल, कि जैसे साइंस के लोग हैं, हम तो ये बिलीव करते हैं कि साइंस के जो लोग हैं वो सारे के सारे ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, और उनके नज़दीक 2 जमा 2 ही होता है, 4 ही होता है। जबकि सोशल साइंसेज में हम लोग थोड़ा सा डिफरेंटली देखते हैं, उस तरह से चीज़ें फॉलो नहीं कर पाते जिसमें साइंस में स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती हैं। तो एनी हाउ उसकी भी रीजंस हैं उसमें, क्योंकि अपनी हर फील्ड की अपनी कुछ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं। तो बात करें मुझसे, टू बिकम रैशनल एंड टू थिंक रैशनली एंड टू डिसाइड रैशनली, ये बड़ा ज़रूरी है।
तो रैशनलिज्म जो है इज अ सिस्टम बाय विच नॉलेज इज गेन्ड बाय द रीजन एंड नॉट एक्सपीरियंसिंग द वर्ल्ड। यानी इसमें हर चीज़ जो है उसको हम एक फिनोमेना के थ्रू देखते हैं, ठीक है, एक रीज़न के बिहाइंड देखते हैं, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न है। It is also called metaphysics. It is natural approach knowledge of ultimate causation and reality. कि हर चीज़ जो होती है ना उसके पीछे उसकी काज होती है और वही उसकी रियलिटी होती है। डील्स विद द कॉजेज एंड प्रिमिसेस ऑफ एग्जिस्टिंग थिंग्स एंड नॉट विद एक्सपीरियंसेस। यानी इसमें हर चीज़ एक्सपीरियंसेस नहीं है। यानी एक इंसान जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक राय राय लेते हैं, तो यहाँ पे हम एक्सपीरियंसेस की बात नहीं कर रहे हैं हर चीज़ को, बल्कि हम एक पैमाने पे एक एक स्केल पे या एक मेरिट उसको देखेंगे जो दैट इज बेस्ड ऑन सर्टेन काइंड ऑफ रीजन और लॉजिक, ठीक है। अगर वो उसको फॉलो करेगा, रीजन को लॉजिक को सेटिस्फाई करेगा, फिर हम उस नॉलेज को एक्सेप्ट करेंगे। अगर वो उस नॉलेज को या रीजन को एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर वो हम एक्सेप्ट नहीं करते। और हमारे बेटा साइंस के लोगों के साथ यही सबसे बड़ा मसला होता है कि सोशल साइंसेज में इस रैशनलिज्म को डेफिनेटली फॉलो किया जाता है, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी हमें राय देनी पड़ती है चीज़ों को करते हुए, ठीक है। तो रैशनलिज्म रिगार्ड्स ह्यूमन रीजन एज ओनली रिलायबल गाइड टू नॉलेज। तो ये कहते हैं कि सिर्फ रीजन ही सब कुछ है, और अगर रीजन पे चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती तो वो एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे मैंने बात अथॉरिटी की थी, अब अथॉरिटी ने जो बात कही वो रीजन पे है फिर एक्सेप्ट होगी, नहीं है तो नहीं होगी। मैंने ट्रेडिशन की बात की थी, क्या ट्रेडिशन रीजन पे है? अगर रीजन पे है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं ठीक। तो रैशनलिज्म जो है वो बहुत पार्टिकुलर है, बहुत ज़्यादा कन्फाइंड है अपने प्रिंसिपल्स में। Rationalists do not believe that it is necessary to verify knowledge either by faith experiences। तो जो हमारे जैसे फेथ्स हैं उनको जैसे हमारे उनका दे डू नॉट बिलीव इन दैट, ठीक है। तो रैशनलिज्म की वजह से बहुत सारे लोग बेटा एथिस्ट हो जाते हैं, जो लोग चाहे क्रिश्चियन थे मुस्लिम थे, लेकिन जब रैशनलिज्म के वो ज़्यादा डीपली थिंक करना शुरू करते हैं तो फिर वो अपनी जगह से हट जाते हैं, उन्हें एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड भी नज़र नहीं आती और उसका रैशनल भी और बन जाता है उनके माइंड में। फाइनली रैशनल कैन प्रोवाइड अ वैल्यूएबल मीन्स ऑफ नॉलेज। इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान को लॉजिकल रैशनल होके ही ज़िंदगी में जाना चाहिए, लेकिन इस हद तक नहीं होना चाहिए कि हम बाकी सब चीज़ों को भूल जाएं या ख़त्म कर दें और सिर्फ रैशनैलिटी को ही आगे लें। ये मेरी एडवाइस है। आप लोग साइंस के हैं, इसलिए बहुत सारे जो साइंस के लोग हैं वो ज़्यादा रैशनल लॉजिकल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो बेटा आपका सोर्स ऑफ नॉलेज है जिसकी मैंने शुरू में बात की थी, दैट इज रिलेटेड टू मैजिक। मैजिक, तो मैजिशियंस जो है आपको पता है कि मैजिक करते हैं। Another way individual can gain knowledge and control the world is through magic. According to Craig, whenever magic occurs in is unadulterated form, it is assumed that in nature one event follows another necessarily and invariably without intervention। तो ये कमेंट उन्होंने किया है यहाँ पे मैजिक के हवाले से कि जब कोई काम वैसे ही होता है जैसे कहा जाता है और उसमें बगैर कोई चेंज हुए हुए तो लोग इसी पे बिलीव करना शुरू करते हैं। देयर आर टू ब्रॉड क्लासेस ऑफ मैजिक, वन इज इमिटेटिव एंड अदर इज कॉन्टिजियस। तो इमिटेटिव ये है कि जैसे लोग बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं वो उसको कॉपी कर रहे होते हैं, ठीक है, दे वांट टू जस्ट प्रोड्यूस अ डिजायर्ड इफेक्ट, वो उस इफेक्ट को अचीव कर रहे होते हैं इमिटेशन के थ्रू, जैसे जगलर्स होते हैं या म्यूजिशियंस आम आप लोग नोट कर रहे हैं। और दूसरा इसके वो लोग आते हैं जो थोड़ा सा जिनके अंदर मिस्ट्री है, यानी वो लोग ज़्यादा इन डेप्थ चले जाते हैं मैजिक में और दे थिंक द एसोसिएशन बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स। ये जो वाक़या हुआ है ये इसलिए हुआ है क्योंकि इसके पीछे फलां फलां वाक़या हुआ है, तब इस तरह की बातें करते हैं, इनसे कुछ अपने राज़ो न्याज़ निकालते हैं और उनकी थिंकिंग इस तरह से डेवलप होती है और इसमें जो प्रोडिक्ट करते हैं, इसमें जो प्रोडिक्शन है ये बहुत बड़ा एक डिसिप्लिन है म्यूजिशियन में, फोर कॉस्टिंग जिसे कहते हैं या फोर सीइंग कहते हैं, कि पहले से ही वाक़यात को अंदाज़ा कर लेना। जैसे वो जैसे ये अभी 2001 में जो ये जो वर्ल्ड के ये अपना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था उस पर जो अटैक हुआ है, तो उसके बाद से जो चेंजेस आई हैं, तो कोई बहुत से लोग हैं जिन्होंने जिस तरह की कोई पेशन गोई की थी, प्रोडिक्शन की थी कि ऐसा होगा। तो डेफिनेटली ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो वाक़यात को मुख्तलिफ रंगों में देखते हैं, या सितारों की हरकतों को एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं वो देखते हैं, सितारों के मूवमेंट को देखते हैं, स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो दे आर पीपल हु थिंक दैट इट इज़ अ सोर्स ऑफ नॉलेज जो हमें गाइड कर रहा हो। अच्छा, अभी जिसकी तरफ हम आ रहे हैं, अगर आप माइक पे अगर कोई आ सकता है यहाँ पे तो आप लोग उसको ज़्यादा बेहतर तौर पे ब्रीफ कर सकते हैं। तो आप में से कोई माइक पे आ सकता है अभी?
मैं ये चाह रहा था कि आपकी तरफ से कोई इनपुट लूँ या आप में से किसी को इनवाइट करूँ उसको बात करने के लिए, लेकिन आपके भी माइक इश्यूज होते हैं। और स्टिल अगर आप में से कोई आना चाहता है माइक पे, साइंटिफिक मेथड आप लोगों ने बचपन से स्टडी किया होगा, कोई इसको एक्सप्रेस करना चाहता है। ओके, काशिफ और सईदा, रजा करना चाह रहा है, वकास करना चाह रहा है। चलिए मैं कोशिश करता हूँ आपको इनवाइट कर सकूँ। यहाँ पे आ जाए, काशिफ, रजा और सईदा, वकार, सईद वकार। काशिफ आपको मैंने अनलॉक कर दिया है। सैयद वकार आपको मैंने अनलॉक कर दिया है, अगर आप अपना माइक ऑन कर सकें। आप दोनों को बेटा मैंने अनलॉक कर दिया। वकास को, नीबा को मैं देखता हूँ कि ये नॉक हो जाए। जी हुआ है किसी का? तो जो साइंटिफिक मेथड है, इट इज़ आल्सो सोर्स ऑफ नॉलेज, जिससे हमें जो नॉलेज है वो हम उसको बढ़ देते हैं, उसको बॉन्ड करते हैं और एक्सपेंड करते हैं नॉलेज को। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कर्लिंगर, science is a systematic, controlled, not critical investigation of hypothetical propositions about presumed relationship or relations among natural phenomena. तो यहाँ पे उसने साइंस की डिफाइन किया है कि साइंस itself is a systematic group of sort of knowledge, and it is controlled, और ये कंट्रोल होता है साइंस का नॉलेज, और इट इज़ नॉट क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ हाइपोथेटिकल propositions about presumed relations among natural phenomena। तो ये आप जैसे हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं फिनोमेनस को देख के, उसके अपने तौर पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन बनाते हैं। तो साइंस इज सम मोर confined and it's more systematic and controlled. However, science is based on the assumption that the universe is uniform and orderly and governed by the cause and effect relations. तो साइंस में ये assumption है साइंस में कि जो यूनिवर्स है ओवरऑल, ये सारी यूनिफॉर्म है, ऑर्डरली है, or it is being governed by a cause and effect relationships or laws. On the other hand, scholars are unhappy with the weakness of existing ways of knowing, learn to integrate the strength of these ways of knowing into a new approach, that is scientific method. Definitely scientific method के थ्रू बेटा जो नॉलेज लेते हैं वो वैसा नहीं है जैसे हमें पिछले जितनी हमने बातें की हैं सोर्सेज ऑफ नॉलेज की, दैट इज क्वाइट डिफरेंट। Of particular importance is that the deductive and inductive reasoning were incorporated into scientific method। तो साइंस जो साइंटिफिक मेथड है इसमें इंडक्शन भी है, डिडक्शन भी है, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए। इन इंडक्शन हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व फैक्ट्स आर यूज्ड टू जनरेट थ्योरीज और हाइपोथेसिस। जब हम इंडक्शन की बात करते हैं तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ऑब्जर्व फैक्ट्स हैं वो पहले आते हैं, यानी एग्जांपल्स पहले आती हैं और थ्योरीज बाद में आती हैं। यानी पहले एग्जांपल्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और वहाँ से हम जनरेट करते हैं थ्योरीज और हाइपोथेसिस को, that are consistent with those facts. Similarly, deduction is somewhat reverse of induction। इसमें यह है कि पहले थ्योरीज और जो भी लॉज हैं उनको हम पहले देखेंगे, और उसके बाद उसकी जो एग्जांपल्स हैं या उसके जो ऑब्जर्व फैक्ट्स हैं वो बाद में आएंगे। ठीक है। तो ये दोनों ही दीज आर टू मेथड्स टू एक्वायर नॉलेज। ठीक है, यहाँ भी ये बात होगी।
ओके बेटा, जो हम साइंस में बात कर रहे हैं, बेसिकली जो साइंटिफिक मेथड है यही वो बेसिक चीज़ है, जिसमें जिसके थ्रू हम नॉलेज को गेन कर रहे हैं। ठीक है, यानी जितना भी आपका सोशल साइंस में नॉलेज आ रहा है वो भी बेटा साइंटिफिक मेथड के थ्रू ही आ रहा है। और जो साइंस में जो नॉलेज उसमें एक्सपैंड हो रहा है या बोर्न हो रहा है या उसमें बन रहा है, तो वो भी साइंटिफिक मेथड यूज़ करके ही बन रहा है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब आगे बेटा हम थोड़ी सी बात करेंगे, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू रिसर्च इन एजुकेशन की, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, सेकंड टॉपिक है। अभी पहले हमने जो बात की वो सोर्सेज ऑफ नॉलेज पे था। अभी जो नेक्स्ट हमारी डिस्कशन है दैट इज रिलेटेड टू रिसर्च इन एजुकेशन और एजुकेशन रिसर्च, कि ये क्या होती है। ठीक है, इस स्लाइड में मैं जा रहा हूँ और इसको मैं शेयर कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ अभी।